बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। अच्छा, इस वीडियो में मैं वो बातें करूँगा जो अक्सर हमसे जहाँ भी कोई मिलता है या कॉल्स करते हैं व्हाट्सएप पे बहुत से दोस्त, और कहते हैं कि वो बात बताएं जो आप अपनी वीडियो में नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चल रही होती हैं, शहर इक़्तिदार में बातचीत चल रही होती है, हमारे सोर्सेज हमें बता रहे होते हैं, लेकिन हम वाकई बहुत सी चीज़ें नहीं कर रहे होते अपनी वीडियो में। लेकिन आज ज़रा सारा मंजरनामा मैं आपके सामने रखता हूँ, और बड़ा सवाल यही है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने कोई फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों पे थोड़ा सा रहम करना है, और जो आवाम की एक मंशा है, जो आवाम का राइट जो आईने दिया उनको वोट का हक़ इस्तेमाल करने का, अपने मुंतखब नुमाइंदे जो है वो चुनने का, वो इस्टेब्लिशमेंट होने देगी या नहीं होने देगी। क्योंकि देखें, एक चीज़ तो तयशुदा है, यानी इसमें तो कोई, यानी मैं देखना कि अब मैं अगर वीडियो करूँ कि पिछले 1 साल से इस्टेब्लिशमेंट जैसे न्यूट्रल रही है ना, क्या बात है, हम सलाम पेश करते हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को कि वो बड़े न्यूट्रल हैं, तो लोग मेरे ऊपर लानत भेजेंगे, लोग मुझे नफ़रत करेंगे, लोग मुझे गालियाँ देंगे, और मुझे उस वीडियो के बाद शायद आधे से जितने लोग सुनते हैं उनका 75% सुनना ही छोड़ दें कि यार कितना ये झूठा आदमी है, कितनी ये बकवास कर रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा ये जानता है कि इस हुकूमत को मुसल्लत करने से लेके और इस हुकूमत को अब तक चलाने तक इस्टेब्लिशमेंट का 100% किरदार है। इस्टेब्लिशमेंट आज न्यूट्रल हो जाए, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ 3 से 6 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट ही इस हुकूमत को लाई है, इस्टेब्लिशमेंट ही इस हुकूमत को चला रही है। और मुझे एक बात बताएं, अगर इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के पीछे ना होती, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ना खड़ी होती, तो इनकी औकात थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ ये करते जो ये कर रहे हैं, उनकी वीडियो चला के, उनकी तस्वीरें चला के, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इतनी इनकी औकात नहीं है, ना ये कर सकते थे। मसला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो तकसीम, ये सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं था और ना है। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ना तो न्यूट्रल थी, ना इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद ये थोड़ा सा एक, यानी मैं आपके सामने ना दोनों रुख रखूँगा, फैसला आप खुद कर लीजिएगा कि कुछ चीज़ें देख के लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला कर लिया है कि अब हमने मज़ीद जो है वो अपने आप को बदनाम नहीं करवाना, हमने लोगों की जो इस वक्त नफ़रत है, जो लोगों की बद्दुआएं हैं, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, मज़ीद अपने ऊपर नहीं लेने, और हमने जो है वो इस हुकूमत को गैर महसूस से अंदाज़ में इलेक्शन में धकेलना है, इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है जो आइन की मंशा, और हमने मज़ीद जो है वो इस मुल्क को उस तरफ नहीं लेकर जाना जहाँ तक ये मुल्क पहुँच गया। और अभी भी जो कुछ पिछले 1 साल में हुआ है उसने हमारे इदारों को 3 दहाइयों का नुकसान पहुंचाया है। 3 दहाइयाँ लगेंगी लोगों के सेंटिमेंट्स ये ख़त्म होने में, जो इस वक्त तक सेंटिमेंट्स हो गए हैं। तो जिन्होंने भी किया, अल्लाह करे कि उनका कोई कभी एहतसाब हो, लेकिन मुमकिन नहीं है इस मुल्क के अंदर कि उनका जो है वो एहतसाब हो सके। अच्छा, कहाँ से लगा कि हवाओं का रुख जो है वो बदल रहा है, और दूसरा रुख भी बताऊँगा कि नहीं, अगर हवाओं का रुख बदल रहा होता तो ये हो रहा होता जो हो रहा है। होता यह है कि 18 मार्च को इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होते हैं। 18 मार्च को इमरान खान गाड़ी से उतर के कोर्ट रूम तक नहीं आते, और उस दिन बाहर जो हंगामा हुआ वो आपके सामने है, और जो शेलिंग हुई, जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, जिसमें फिर मैं भी गिरफ्तार हुआ जिस केस में। खान साहब अंदर नहीं जाते। 18 मार्च को तोशा खाना केस जो है वो 30 मार्च तक मुलतवी हो जाता है, और वो जज जो एक दिन की तारीख बड़ी मुश्किल से दे रहा था, उस जज ने 12 दिन की तारीख डाल दी। 30 मार्च को वो केस चला जाता है 29 अप्रैल तक, 1 महीने की तारीख डाल दी उस जज ने जो 1 दिन की तारीख नहीं दे रहा था। उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन कमीशन एक दरख्वास्त डालता है, कहता है कि जनाब ये तो बड़ा आपने इसको डिले, बड़ी लंबी तारीख दे दिया, ये तो कोई तरीका नहीं है, और उनकी वो दरख्वास्त भी मुस्तरद हो जाती है। तो ये कैसे हो गया? वो जज जो 1 दिन की तारीख नहीं दे रहा था, और जो नून लीग और हुकूमत 1000% क्लियर थे कि इस्टेब्लिशमेंट इस केस में इमरान खान को नायल करवाएगी, वो केस बिल्कुल जज ने जो है वो 1.5 महीने तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई। यानी 18 मार्च से लेकर और अब ये मामला चला गया है एक तरफ 30 तक, और 30 के बाद 29 अप्रैल तक, और फिर दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई। तो ये कैसे हो गया? फिर क्या हुआ? टेहरियान वाला केस, वो भी तकरीबन फारिग हो गया। ये 2 वो केसेस थे जिसमें नून लीग ये कह रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें ये कहा है कि हम इन 2 केसेस में से किसी एक में इमरान खान को नायल करवा देंगे। तो ये मामला तो दोनों तकरीबन केसेस फारिग हो गए, या फौरी तौर पे जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि इनमें किसी में इमरान खान कन्विक्ट होने जा रहे हैं, इमरान खान को सज़ा होने जा रही है। फिर 18 मार्च को इमरान खान के घर ज़मान पार्क में, वहाँ पे पुलिस गई थी, जो उन्होंने दीवारें गिराईं, जो उधर उनकी एहलिया थी, बग़ैर जो फीमेल पुलिस है उसके बग़ैर वो गए। और 18 मार्च से लेकर आज जो है वो 17 अप्रैल हो गई है, 1 माह में इमरान खान की गिरफ्तारी की एक अटैम्प्ट भी नहीं हुई।
इमरान खान की गिरफ्तारी की ना सिर्फ अटैम्प्ट नहीं हुई बल्कि इमरान खान देखा आपने अकेले जा रहे हैं अदालतों में, उनको रिलीफ भी मिल रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है। फिर इसी तरह से 21-22 मार्च को मेरे ज़राए ये बताते हैं कि एक इजलास हुआ जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों को बुलाया हुकूमत और हुकूमत के तहदियों ने, और उसमें उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आप हमारे से डबल गेम करें, वरना ये कैसे हो सकता है कि 32 घंटे ज़मान पार्क में ऑपरेशन और इमरान खान गिरफ्तार ना हो। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान गाड़ी से ही ना उतरे और उसकी हाजिरी लग जाए 18 मार्च को। ये कैसे हो सकता है कि 18 मार्च को केस जो है वो 30 मार्च तक चला जाए। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान की जो है मीडिया पे वो आके तकरीरें करे और उसको कोई ना रोके। और नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से शिकवा किया कि जब हमारे आप खिलाफ थे तो हमारे तो टिकर नहीं चलते थे, और इमरान खान यहाँ पे तकरीरें करता है लाइव, हमें भी गालियाँ देता है, आपको भी गालियाँ देता है और कोई पूछता नहीं है उसको। तो ये भी नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से शिकवा किया। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इस और फिर कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसके अलामिये में कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई थी जो हुकूमत के हक़ में जाए कि इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर इन कैमरा जो इजलास हुआ कौमी सलामती के हवाले से, उसमें भी जो आर्मी चीफ ने खिताब किया उसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने और हुकूमत ने कोई टिकट जारी किए मीडिया पर चलवाए, जिससे तासुर ये मिला कि आर्मी चीफ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म सब कुछ है, हम वज़ीर-ए-आज़म अपने पर कुर्बान, और क्या खूबसूरत ये वज़ीर-ए-आज़म है, क्या अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर ये करम किया है कि शहबाज शरीफ जैसी क़यादत पाकिस्तान को दी है। इस तरह का तासुर दिया नून लीग ने कि जनाब आर्मी चीफ ने कहा हमारा सब कुछ, हमारा शहबाज शरीफ है वज़ीर-ए-आज़म, जो ये हुक्म करेगा सर आंखों पर, बाकी हमें जो मर्जी कोई कुछ कहे, यानी सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहे हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म नहीं मानेंगे, हमारे लिए हमारा सब कुछ हमारा वज़ीर-ए-आज़म है जो अल्लाह ताला ने इस मुल्क को अता किया है। ऐसे वरना आजकल कहाँ ऐसा मटीरियल जो है वो पूरी दुनिया में कहाँ मुयसर है, ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे खास करम किया ऐसा वज़ीर-ए-आज़म देकर। तो ये तासुर दिया मुस्लिम लीग नून ने। लेकिन होता क्या है, ये टिकर चलते हैं, उधर से मरियम औरंगज़ेब साहबा ज़ाहिर है उनका एक पूरा नेटवर्क है, चैनल्स को वो पाल रहे हैं, चैनल्स को वो ख़रीदा हुआ है, सारे चैनल्स 90% चैनल इस गुलाम है हुकूमत के, और पूरी हेडलाइनें चल रही हैं जनाब लाला लाला शाबा शाबा, जनाब क्या बात है, जनाब आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ के हक़ में खड़े हो गए हैं और बड़ा जनाब ये वो। अचानक फिर कुछ टिकर्स आते हैं, कुछ टिकट्स भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि वो बंद कर दें, जो ये आपको हुकूमत ने भेजे ये चलेंगे अब, और वही चलते हैं। सिवाय जंग अखबार के किसी अखबार ने वो हेडलाइन नहीं लगाई जो हेडलाइन जो है वो हुकूमत ने भेजी थी आर्मी चीफ के खिताब की, बाकी सब ने वही चलाए जो ज़ाहिर कहीं से आए थे कि आपने ये चलाने। तो ये जो अब तक मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन सारी चीज़ों से लगता है अच्छा हाँ इसमें बहुत अहम फैक्टर, इतना बड़ा फैक्टर मैं भूल गया यार, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी 8 चीज़ों पे हुकूमत से इख्तिलाफ कर देते हैं। पहला वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा हुकूमत का नहीं है, ये नून लीग और PDM का है। हुकूमत में तो हम भी शामिल हैं, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला नून लीग और PDM का तो हो सकता है, हुकूमत का नहीं है। इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने का फैसला PDM और नून लीग का तो हो सकता है, हुकूमत का नहीं है। 14 मई को अगर इलेक्शन होते हैं तो उनका बाइकआउट करने का फैसला नून लीग और PDM का तो हो सकता है, हमारा नहीं है। उसके बाद आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि असम्बली की 1 साल की एक्सटेंशन की सोच ये छोटी सोच है, छोटे लोगों की सोच है, ये बेवकूफ़ी है, ये बात करना हम इस हक़ में नहीं है। इलेक्शन 1 महीने पहले करवा लें, अक्टूबर के 1 महीने बाद करवा लें, इकट्ठे हों, ये हमारा मुतालबा है। गैर मुअय्यन मुद्दत तक इलेक्शन मुलतवी करने के हम हक़ में नहीं हैं। वो कहते हैं कि मुआशी इमरजेंसी डिक्लेयर करने के हम हक़ में नहीं हैं। इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने के हम हक़ में नहीं हैं। आसिफ अली जरदारी एक मुज़ाकरात की कमेटी बना देते हैं। उसके अलावा सराजुल हक साहब एक्टिव हो जाते हैं, वो जाके शहबाज शरीफ से भी मिलते हैं, वो इमरान खान से भी मिलते हैं, और इमरान खान भी कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने को तैयार हूँ। इससे पहले PTI का एक बयान भी आ जाता है फवाद चौधरी साहब का कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठने को तैयार हैं बातचीत के लिए, हम हुकूमत के साथ भी इलेक्शन के ऊपर बातचीत करने को तैयार हैं। और ये सारा जो पिछले 8 मिनट में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, इन सारी चीज़ों को सराजुल हक साहब के एक्टिव होने से और जरदारी साहब के बयानात से, वरना जरदारी साहब ये भी तो कह सकते थे जब हामिद मीर साहब ने उनसे पूछा कि अक्टूबर में आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, वो कह देते यार वो अक्टूबर आएगा तो देखेंगे। वो ये भी तो कह सकते थे कि इमरजेंसी की प्रोविजन तो आइन में मौजूद है, लेकिन जरदारी साहब ने तो कैटेगोरिकल डिनाई कर दिया। और जब भी जरदारी साहब को बात करते हैं तो पहली तासुर यही जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की वो ज़बान बोल रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस बात पर ईमान ला चुकी है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं करना, इस्टेब्लिशमेंट ही बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनवा सकती है, इस्टेब्लिशमेंट ने ही हमें ये इक़्तिदार दिलवाया, अभी इस्टेब्लिशमेंट ने ही हमारे केसेस ख़त्म करवाए जो हमारे फेक अकाउंट्स वाले थे, इस्टेब्लिशमेंट ने ही हमें बचाया इमरान खान से, इस्टेब्लिशमेंट ने ही इमरान खान को गिराया, और इस्टेब्लिशमेंट ही हमें ला सकती है, वरना आवाम में तो हम जाने के काबिल नहीं हैं। तो वो तो इस बात पर ईमान ला चुके हैं कि हमारा किबला हो, सियासी किबला हो काबा GHQ है, इस्टेब्लिशमेंट है, अपारा है, और जो वो चाहेंगे हमने वो करना है, हम उन्हीं की रज़ा पर राज़ी हैं, हम उन्हीं की हुक्म पे चलेंगे, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना और कोई हमने ऐसा बयान नहीं देना। तो जरदारी साहब जब को बात करते हैं तो पहला यही जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहे हैं, और नून लीग के अंदर भी ये तशवीश तो है कि जरदारी साहब जो कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहे हैं।
अच्छा, इस सारी सूरत हाल में अब तक की जो चीज़ें आपने सुनी, आपको यही तासुर मिल रहा होगा कि यार ये तो फिर वाकई लगता है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर बैठी है कि अब इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए और हवाओं का रुख जो है वो चेंज हो रहा है। अगले लम्हे आप सोचते हैं यार अगर हवाओं का रुख चेंज हो रहा होता तो अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो जाते, अली ज़ैदी गिरफ्तार हो जाते, वकास अमजद गिरफ्तार हो जाता, जो कुछ अजहर मिशवानी और सोशल मीडिया के सारा कुछ हुआ। और 21-22 मार्च के बाद ये, यानी जो मैं आपके सामने केस रख रहा हूँ कि 18 मार्च के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी का अटैम्प्ट नहीं हुई, अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, तो फिर आप कहेंगे कि 18 मार्च के बाद आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि 18 मार्च के बाद जो है वो, सॉरी एक कॉल में ले लूँ। अच्छा जी, पहले जो बात हो रही थी कॉल लेने के बाद मुझे भूल गया कि मैं कहाँ पे था, लेकिन चलें, मैंने आपको कहा था कि जहाँ तक मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वहाँ तक तो ऐसे लगता है कि हवाओं का रुख बदल रहा है। लेकिन फिर आप मुझसे ये कहेंगे, आप मुझे कहेंगे कि आप तो कह रहे हैं हवाओं का रुख बदल रहा है, ये अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो गया, अली ज़ैदी गिरफ्तार हो गए, वकास अमजद गिरफ्तार हो गए, सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन जारी है, ये सब कुछ 18 के बाद हुआ है। इमरान खान का खिताब कोई चैनल एक लम्हे के लिए नहीं दिखा सकता, ये 18 के बाद हुआ है। और जो आप मुझे कह सकते हैं कि जो खान को रिलीफ मिला अदालतों से, वो तो उसका ड्यू बनता था, खान का उसको रिलीफ वो मिलना चाहिए था, वो तो उसमें 99% केसेस में खान वहाँ पे उन जगहों पे मौजूद भी नहीं था। तो इसलिए ये कोई जो है वो कोई गैर फितरी बात नहीं है, लेकिन ये तो कोई चीज़ नहीं है, तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक मेरा, और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आज के दिन तक जितनी भी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रही थी इमरान खान के खिलाफ, वो सब तो जारी हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है। हाँ, फिर ये भी हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के सामने बिल्कुल 100% ये तासुर दे रही हो कि जनाब हम बिल्कुल खान के ख़िलाफ़ खड़े हैं, देखो हमने अली अमीन गंडापुर भी उठा लिया है, अली ज़ैदी को भी गिरफ़्तार करवा दिया है, वकास को भी उठवा लिया, और ये सारा अज़हर मिशवानी, ये सारा देखें हमने कितने इनके सोशल मीडिया के लोग उठा लिए। तो ये देखें ना, ये तो हम कर रहे हैं, खान की तकरीर हम नहीं चलने दे रहे, हम सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने वाली बात कर रहे हैं ना, ये हम नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें ये भी तो हो सकती, क्योंकि देखें जब इमरान खान की हुकूमत गई थी ना, आखिरी दिन तक इस्टेब्लिशमेंट जो चीज़ें कम्युनिकेट करती रही इमरान खान को, वो कुछ और थी और हकीकत में कुछ और था। इमरान खान ने बाजवा साहब को घर बुलाया और बाजवा साहब को बुला के कहा, जब अदम एतमाद आ चुकी थी, कि बाजवा साहब एक बात ना मुझे ठीक ठीक बता दें, आप हुकूमत के साथ हैं या नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि इमरान खान को ये था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि मेरी हुकूमत गिरा दें, और अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है तो फिर डेफिनेटली हुकूमत जाएगी। और इमरान खान ने यह भी कहा बाजवा साहब को कि बाजवा साहब, अगर आप इदारे की वजह से मजबूर हैं, आपका इदारा कुछ और फैसला कर बैठा है और आप अदम एतमाद में हमारा साथ नहीं दे सकते, ठीक है, तो आप मुझे बता दें, फिर मेरी हिकमत अमली कुछ और होगी, लेकिन अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो फिर हमारी हिकमत अमली कुछ और होगी। तो बाजवा साहब ने कहा, जी हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हुए दिल जान से, और बिल्कुल आपने नहीं घबराना, और आपकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। और इसलिए फिर आपके इमरान खान को कॉन्फिडेंस भी नज़र आता था। अब इमरान खान ने कहा कि मेरी बंदूक के निशाने पर ही आ गए सारे अदम एतमाद ला के, और मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। क्योंकि इमरान खान को यही था कि जिस जगह पर मैं मुल्क को ले आया हूँ मुआशी तौर पर चीज़ें करके, और जितनी मेहनत करके और सारी चीज़ें और जो कुछ मैं कर रहा हूँ, तो ये हो नहीं सकता कि इस मौके पर मुझे घर भेज के और उन लोगों को मुसलत कर दिया जाए जिन्होंने मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया है, जो असल दुश्मन है फ़ौज के, जिन्होंने पीडीएम ने क्या कुछ नहीं किया फ़ौज के ख़िलाफ़। तो खान साहब के तसव्वुर में नहीं था, और खान साहब अब भी कहते हैं कि मैं कभी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस्टेब्लिशमेंट इनको मुसलत कर देगी। तो फिर ख्वाजा आसिफ का एक बयान आपके सामने होगा कि सब, उसने इमरान खान के दौर में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि सबसे ज़्यादा अंधेरे में हुकूमत होती है, हुकूमत को पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हों कि हुकूमत के पास यही मैसेज आए कि जनाब, हुकूमत के पास यही मैसेज आया कि देखें इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, और ये सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो भी रही हों जिससे इनको हर सूरत में इलेक्शन की तरफ या जाने पर मजबूर कर दिया। इसमें एक और पहलू ये भी हो सकता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ बात करे तो खान साहब का मसला ये है कि खान साहब करते क्या है। जैसे खान साहब से सवाल हुआ कि आपकी बाजवा साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है कि झूठ में बोल नहीं सकता और सच मैं बोलना नहीं चाहता, यानी उन्होंने तस्दीक कर दी कि मुलाकात हुई है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई किसी तरह से रब्ता करती है खान साहब के साथ, तो उधर से अगर बात लीक हो जाती है तो हुकूमत तो पहले इंतज़ार में बैठी है कि हमें कोई इस्टेब्लिशमेंट की चीज़ नज़र आए तो हम फिर इस्टेब्लिशमेंट को पढ़ जाएँ, हम दोबारा एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस हम अपना लें, और कोई भी एक्सट्रीम स्टेप बतौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ले सकते हैं। तो ये भी तो नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट ये जो है ना, अगर कुछ चाह भी रही है तो वो कुछ ऐसा करे कि जिससे मैसेज चला जाए कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है, ये कर रही है। तो बड़ी एक कन्फ्यूजन सी है
कि ऊपर की आप 10-12 चीज़ें देखते हैं तो आपको लगता है कि हवाओं का रुख बदल रहा है। जब आप आगे चीज़ें देखते हैं और फिर आप देखें खान साहब का एक ट्वीट देखें जिसमें खान साहब ने वकास अमजद के हवाले से जो ट्वीट किया उसमें जो है वो खान साहब ने जो डायरेक्ट आर्मी चीफ के उस बयान को क्रिटिसाइज यानी उस को वो खान साहब ने किया, जिसमें खान साहब कहते हैं कि अपने सोशल मीडिया कारकुनान जिनमें से वकास अमजद ताज़ा तरीन हैं कि अगवा के जारी सिलसिले की शदीद मज़म्मत करता हूँ। हमारे पाकिस्तान इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं हमारे पाकिस्तान, क्योंकि आर्मी चीफ का ये बयान आया था कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर और हमारे पाकिस्तान पर बात करनी चाहिए। इमरान खान कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में आज जंगल का कानून ही पूरी तरह राइज है। हुकाम में बाला जो बज़ाहिर तमाम कवानीन से बालातर दिखाई देते हैं उनकी जानिब से अहकामात मसूल होते हैं, चुनाचा पहले हमारे लोगों को उठाया जाता है और फिर जाली मुकदमों में की भरमार कर दी जाती है। हत्ता कि ज़मान पार्क में लोगों के लिए खुराक का एहतमाम करने वालों तक को उठाने और हरासन करने का सिलसिला जारी है, क्योंकि वकास अमजद जो है वो वहाँ पे सहरी अफ्तारी करवा रहा है, लोगों की खिदमत कर रहा है, वो राशन तकसीम करते हुए नज़र आता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद खान साहब कहते हैं कि कौमी मीडिया पर तो हमारी आवाज़ बंद की जा चुकी है, चुनांचे अब सोशल मीडिया को हदफ बनाया जा रहा है। इतला तो ये भी है कि इंटरनेट की रफ्तार को कम करने के लिए केबल नेटवर्क के साथ मोटरवेज से भी छेड़छाड़ की जा रही है। ताकतवर तबका बिला खौफ एहतसाब पूरी डटाई से मुतहरिक है। ये है खान साहब का ट्वीट, यानी उसमें उन्होंने डायरेक्ट आर्मी चीफ के बयान को खान साहब ने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है। अच्छा, तो अब देखें मैं आपके सामने कुछ जो है वो ये सारी चीज़ें रखने के बाद ना मैं मुस्तकबिल करीब के कुछ मंजरनामे भी आपके सामने रखूँगा। तो अच्छा, इसमें यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है, ये भी बात इस वक्त ना सबको अपने अपना खौफ पड़ा हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट को ये है और सब ऐसे लगता है कि अपने अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को ये है कि खान साहब आ गए तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेंगे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के हवाले से। अच्छा, काजी फाइज ईसा ग्रुप को लगता है कि खान साहब आ गए तो काजी फाइज ईसा को फारिग कर देंगे। हालांकि मैं हैरान हूँ कैसे फारिग करेंगे, इतना आसान नहीं है। हुकूमत को यह है, पीडीएम को यह कि खान आ गया तो नैब तरमीम उड़ा देगा, केसेस हमारे खुल जाएंगे और हम सारे जेलों में होंगे। यानी तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, अदलिया में भी, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी उन जजेस के खिलाफ खड़ी हुई है जो आइन के साथ खड़े हुए हैं, जो कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ है, माफियाज भी खिलाफ हैं, मीडिया भी खिलाफ है, सब चीज़ें उनके खिलाफ की जा रही हैं। और दूसरा ग्रुप जो है काजी फाइजा का, वो इस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम, ये सब एक पेज पर आ गए हैं इलेक्शन ना कराने पर। अच्छा, काजी फाइज ईसा ग्रुप जो है वो ये नहीं है कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट का खेल खेल रहे हैं। काजी फाइज ईसा ग्रुप इस्टेब्लिशमेंट का खेल मैं नहीं मान सकता कि वो इस्टेब्लिशमेंट का खेल खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो अपने ज़ाती सर्वाइवल की जंग में काजी फाइज ईसा ग्रुप वो काम कर रहा है जो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के भी हक में चीज़ें जा रही हैं। तो अच्छा, फिर एक सवाल ये भी आता है कि भाई अगर इस्टेब्लिशमेंट को इतना खौफ है खान साहब के हवाले से कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट खान के साथ बातचीत करें, एंगेज करें। फिर ये भी बात होती है कि खान की गारंटी कौन दे। अच्छा, फिर एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट, ये जो 18 के बाद कुछ चीज़ें जो हुई हैं उसमें लगता यह है कि आलमी दबाव भी आ गया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर कि खान साहब के हवाले से, और मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं जो कुछ, और अभी भी आप देखें हमारे बोल के आकाश नाम जो हैं वो 7 दिन से लापता हैं, अगवा हैं। आज हम अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल से हम एहतजाजी कैंप लगाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के सामने। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अब हम बात कर लेते हैं मुस्तकबिल करीब के 3 मंजरनामों को। यहाँ तक तो दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी, कुछ और भी यहाँ पर जो है वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी इतला यह है कि जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एक मैसेज तो भिजवा दिया कि अगर आप 14 मई को इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो मई और अक्टूबर दोनों के दरमियान की कोई तारीख दे दें, कंसेंसस करके ले आएँ, ओके, लेकिन इलेक्शन की तारीख तो देनी पड़ेगी। कंसेंसस से ले आएँ तो 14 से आगे मामला चला जाएगा, वरना आज ये पैसे नहीं देने जा रहे। आज इन्होंने गवर्नर स्टेटमेंट को बुलाया हुआ है, कायम कमेटी में आज इन्होंने कैबिनेट का इजलास बुला लिया है। तो अब मेरा ख्याल है वो फेज़ शुरू होगा जहाँ पे कंटेम्प्ट जो है वो लगेगी, जहाँ पे चीज़ें होंगी। आज से ये भी सारा मामला खुलेगा। तो मुझे अब यहाँ तक तो आपको मैंने सारे सिनेरियोज जितने मेरे जहन में आते थे, जितने मैं चीज़ें देख रहा हूँ, जो मैंने कुछ लोगों से बात हुई, वो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। लेकिन
और मैंने इसमें मेरा कंक्लूजन ये है कि ये भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो अगली मैंने 10 मिनट के बाद आपको बताई हैं कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल 100% उसी चीज़ पे चल रही हो कि खान इज़ नो मोर, खान को हमने नहीं आने देना, ये आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। और ये भी हो सकता है कि ये सब चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट दो वजूहत से कर रही हो, एक हुकूमत को पैगाम देने के लिए कि हम खान के खिलाफ करें, ताकि हुकूमत तो पहले ढूंढ रही है कि कुछ चीज़ें हमें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मिले और हमको एक्सट्रीम काम करें, और दूसरा ये भी हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ये सारी चीज़ें इसलिए भी कर रही हो कि अगर खान को हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया तो खान तो फिर पकड़ाई नहीं देगा, ताकि खान जो है वो टेबल पर बैठे, हुकूमत को भी हम इतना दीवार से तरीके से लगा दें कि हुकूमत भी टेबल पर बैठने में मजबूर हो जाए, खान को भी इतना दीवार से लगा दें वो भी टेबल पर बैठने पे मजबूर हो जाए, और दोनों कंसेंसस से इलेक्शन की तारीख दे दें। हम तो कहेंगे हम एपॉलिटिकल थे, हम तो न्यूट्रल थे, लेकिन बैक एंड पे हम चीज़ें ऐसी करें कि ये दोनों टेबल पे बैठने पे मजबूर हो जाएं। अगर इस्टेब्लिशमेंट खान से रब्ता करती है, खान से खबर बाहर आ जाती है, तो हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएगी। तो ये भी तो हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खान के खिलाफ ऐसी चीज़ें मुसलसल करती रहे कि तासुर ये जाए कि वो खान के खून के प्यासे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत को भी वो कहेंगे देखें जी इस चीज़ में तो हम आपके साथ नहीं आ सकते, और हुकूमत भी मजबूर हो जाए बैठने पर। यह भी एक सिनेरियो हो सकता है। अब आप मुस्तकबिल करीब का एक मंजरनामा देखें। मुस्तकबिल करीब का मंजरनामा ये है कि 3 चीज़ें मुस्तकबिल करीब में होने जा रही हैं। एक, इस्टेब्लिशमेंट की कुछ आम शख्सियात रिटायर होने जा रही हैं अगले 3-4 महीने में। जब वो रिटायर होंगी तो ज़ाहिर है जब नए वहाँ पे शख्सियात आएंगी तो वो जो एक पॉलिसी और जो चीज़ें जिस शिद्दत से कंटिन्यू कर रही हैं वो शिद्दत से कंटिन्यू नहीं होंगी, तो वैसे ही चीज़ें जो हैं वो नेचुरल तरीके से चीज़ें चेंज होंगी खान के हवाले से, वो शिद्दत खान के हवाले से नहीं रहेगी, या पीडीएम की वो सपोर्ट नहीं होगी जो पीडीएम की इस वक्त सपोर्ट है। एक तो ये चीज़ मुस्तकबिल करीब में होने जा रही है। दूसरा मुस्तकबिल करीब में ये होने जा रहा है क्योंकि मुस्तकबिल करीब की एक और चीज़ है, इलेक्शन अगर 14 मई को नहीं कराने तो अक्टूबर में तो आपने कराने हैं। आज जो है वो 17 है, 18 अगस्त है, कल 18 अगस्त कह रहा हूँ, 18 अप्रैल है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 120 दिन रह गए हैं हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के, कौमी असम्बली के। तो 120 दिन बाद तो हुकूमत जा रही है, 120 दिन बाद तो अल्टीमेटली आपने इलेक्शन कराना है कौमी असम्बली का और इनका। तो इन 120 दिन में नून लीग और पीडीएम क्या ऐसे डिलीवर कर देगी कि वो इतने तगड़े हो जाएंगे कि वो इमरान खान का मुकाबला कर पाएंगे? ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आती। फिर एक और चीज़ ये है कि अगर सितंबर में काजी फाइज ईसा आ जाते हैं, अभी तो ठीक है इस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने, और मेन तो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है कि उन्होंने काजी फाइज ईसा यानी काजी फाइज ईसा ग्रुप, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, पीडीएम, माफियाज, मीडिया, इन सारों ने मिल के उमरता बंदियाल साहब को इतना मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है कि अभी तक ये सवाल है कि उमरता बंदियाल साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। लेकिन सितंबर में तो काजी फाइज ईसा आ जाएंगे। आज ये मेरा क्लिप संभाल के रख लें, आज काट के अपने पास ये क्लिप रख लें। जिस दिन काजी फाइज ईसा आके बैठेंगे उस दिन काजी फाइज ईसा आके जो सबसे पहला काम करेंगे, अगर इलेक्शन ना हुए तो सबसे पहला वो काम करेंगे इलेक्शन करवाने का, ताकि वो अपने ऊपर से ये टैग उतार सकें, ये तासुर ख़त्म कर सकें कि वो नून लीग के हैं, वो पीडीएम के बंदे हैं, जो पीडीएम कह रही है वो हमारे बंदे हैं। हाँ, नवाज शरीफ को रिलीफ बहुत सारी चीज़ों में ज़रूर काजी फाइज ईसा देंगे, बिल्कुल देंगे नवाज शरीफ को रिलीफ, लेकिन इलेक्शन काजी फाइज ईसा ग्रुप करवाएगा ही करवाएगा। दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस्टेब्लिशमेंट की वो जो एक काजी फाइज ईसा पे छाप लग गई है ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई डील हो गई है, काजी फाइज ईसा अपने ग्रुप के साथ मिलकर कोई ऐसी बड़ी एक इस्टेब्लिशमेंट के वाले से कोई ऐसा बड़ा काम करेंगे जिससे वो अपने आप के ऊपर से सारा ये टैग उतरवा देंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल रहे थे। तीसरा जो मुस्तकबिल करीब का मंजरनामा है वो ये भी है कि अगर पीडीएम की हुकूमत रहती है और काजी फाइज ईसा आ जाते हैं, और यानी उस वक्त तो काजी फाइज ईसा जब आएंगे तो उस वक्त तो निगरान सेटअप होगा, लेकिन अगर काजी फाइज ईसा ग्रुप को इस्टेब्लिशमेंट इतना तगड़ा कर देती है, उमरता बंदियाल साहब और इन सारों के ग्रुप को जो, और ये जो इनको कहा जाता है ना कि हम ख्याल जजेस, ये बिल्कुल हम ख्याल जजेस हैं, और इनका ख्याल यह है कि आइन पर अमल होना चाहिए, कानून पर अमल होना चाहिए, आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल हम ख्याल जजेस हैं। ये 8 बिल्कुल हम ख्याल जजेस हैं, और ये कहते हैं इन हम ख्याल जजेस का मकसद है इलेक्शन कराना जो आइन में लिखा हुआ है। और जो बाकी 7 जजेस हैं उनमें से 1-2 ने तो ज़ाहिर है कहा भी से कि हम काजी फाइज ईसा के साथ बहुत सी चीज़ों पर नहीं खड़े हुए। जो 4-5 काजी फाइज ईसा के साथ खड़े हुए हैं उनका मकसद यह है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बहाने वो कुछ और बना रहे हैं। ठीक है, वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब अक्सर कहते हैं ना पंजाबी में, चलें वो नहीं, वो मिसाल कुछ और हो जाएगी कि रोती किसी और के लिए नाम ले ले के भाइयों का, तो
वो बहाना उनका कुछ और है, निशाना उनका ये कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए काजी फाइज ईसा ग्रुप के। लेकिन अब बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट काजी फाइज ईसा ग्रुप को इतना तगड़ा कर देती है, दूसरे जजेस जो आइन के साथ खड़े हैं उनको कमज़ोर करके, तो फिर काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे और उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, तो अगले 6 माह के अंदर अंदर हाई कोर्ट्स में 4 जज सुप्रीम कोर्ट में आने हैं, 2 इस वक्त सीटें खाली हैं, और उमरता बंदयाल साहब रिटायर होंगे, उसके 2 माह बाद सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर होंगे। जब ये 4 जजेस रिटायर होंगे, 4 सुप्रीम कोर्ट में आने हैं और 35-40 जजेस हाई कोर्ट्स में आने हैं अगले 6 माह में। फिर इसका मतलब यह है कि काजी फाइज ईसा साहब इफ्तिखार चौधरी की तरह ऐसे जजेस से भर देंगे हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को कि अगले 20 साल हम भुगतेंगे, जिस तरह से हम इफ्तिखार चौधरी साहब के लगाए हुए जजेस को जो है वो आज तक भुगत रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक चीज़ है मुस्तकबिल करीब का मंजरनामा कि फिर आप इनको इतना तगड़ा कर दें कि ये फिर ऐसे ऐसे लोगों को लगा जाएं कि अगले 20 साल तक पूरी कौम भुगते फिर उन जजेस को। तो ये जो है मुझे ये लगता है, जो मेरा है सारा, कि बहरहाल इलेक्शन 14 मई को तो मुश्किल हैं, लेकिन ऐसे जाल बिछा दिए गए हैं, ऐसे इकदाम शुरू कर दिए गए हैं जिससे इलेक्शन अक्टूबर से पहले और मई के बाद हों। और इसीलिए ये सिराजुल हक साहब का एक्टिव होना, आसिफ अली जरदारी की ये बयान देना, सुप्रीम कोर्ट के ये सारे अहकामात और बहुत से फोरम से जो अलामियाँ हैं उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चीज़ें ना लिखना, बहुत सारे मामलात में कहना कि इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते, ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि हुकूमत मजबूर हो टेबल पर बैठने पे। इमरान खान भी टेबल पर बैठे, क्योंकि खान साहब आज से पहले तो टेबल पर बैठते ही नहीं थे। वो कहते थे इनसे तो हम चोरों डाकू लुटेरों से बात ही नहीं करेंगे, लेकिन अब खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन के ऊपर हम बात कर सकते हैं इनके साथ, ठीक है, क्योंकि खान साहब को भी ये बात नज़र आ गई है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक को दीवार से लगा दिया गया तो बाकी तो आप बात ही छोड़ देना, खान साहब का क्या है, आम लोगों का क्या है, हमारा क्या है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो दीवार से लगा दिया गया है उनके खिलाफ चीज़ें कर करके और सारी चीज़ें। लेकिन ये बहरहाल हमें क्रेडिट चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को देना होगा कि बंदयाल साहब जो है वो डटे हुए हैं, तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर ब्लैकमेलिंग के बावजूद, तमाम तर कीचड़ के बावजूद, जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है उस सब के बावजूद वो खड़े हुए हैं, और उनके साथी जजेस जो आइन के साथ खड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं। बाकी जो है वो पैसे जारी नहीं करते, तो वो आज देखना है क्या होता है, क्योंकि कल रिपोर्ट जमा करवानी है 18 को, और मैं कुछ पॉइंट्स देख रहा हूँ, कुछ चीज़ रह ना जाए। सोशल मीडिया का अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो बंदे आप उठाए जा रहे हैं ना उन पर टॉर्चर उस तरह से नहीं हो रहा, तशद्दुद नहीं हो रहा, ये यानी उनको उठाना बहुत घटिया काम है, काबिल मज़म्मत है, लेकिन उन पर तशद्दुद नहीं हो रहा, ये चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो बेहतर है। तो मोहम्मद बिन सलमान की भी बात होती है कि खान साहब के साथ राब्ते में और वो भी कोई किरदार शरदार अदा कर रहे हैं। तो मैंने जनाब आपके सामने ये सारे जितने इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, सिनेरियोज़ थे, वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें जो है वो किस तरह आगे बढ़ती हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो दिन में आज बात होगी चीज़ों पर, और अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आकाश नाम वाली पिटीशन को टेकअप करे, और वो टेकअप करके और कोई अहकामात दे, और ताकि हमारे आकाश राम साहब जो हैं वो वापस आएँ और कोई भी लापता जो है वो ना हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।